हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती हैं? कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय ऑर्गन गोल्डस्टीन। तो इसको ऑर्गन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल करके उसमें से करंट पास करवाया लो प्रेशर पर। तो उसने देखा कि जो एनोड थी वहां से जो है वो रेडिएशंस वहां से निकलने लग गई। तो उसने इसको एनोड रेज का भी नाम दिया और यही से ही इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो इसके थ्रू ही उसने जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। तो इसमें फिर क्या आना है? कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड बाय ऑर्गन गोल्डस्टीन। कैनाल रेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनोड रेज। इनको एनोड रेज भी कहते हैं। एनोड क्या होता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है ना, उसको एनोड कहते हैं। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस। कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस है जो एनोड से निकली थी, which led to the discovery of positively charged subatomic particle proton, और जिसकी वजह से जो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हुई थी। सेकंड है इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। की एटम में वन इलेक्ट्रॉन है और वन प्रोटॉन है, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो देखो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमते हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, यानी कि यहाँ पे भी यूनिट नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एटम के ऊपर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? एटम कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज, और जो न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो अपोजिट चार्जेस है दे विल कैंसिल ईच अदर एंड एटम विल कैरी नो चार्ज, और एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। On the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole। कि जो थॉमसन मॉडल है उसने कैसे ये एक्सप्लेन किया कि जो एटम है वो ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल है। तो देखो जो थॉमसन मॉडल है उसमें क्या है? उसने क्या कहा था कि जो एटम है वहां पे सेंटर में सारे पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल है। तो इसमें आंसर कैसे आएगा? अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। की एटम जो है ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड विद इन इट, और इसके बीच में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धसे हुए हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं दोनों बराबर हैं, मेकिंग द एटम न्यूट्रल, जिसकी वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल है। On the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in nucleus of an atom? कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि गोल्ड के पार्टिकल्स के थ्रू जो है उसने अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया था। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास करवाए तो ये बीच में से जो है वो सीधे कई कर गए पास, और कुछ जो है वो डिफ्लेक्शन शो की कईयों ने, अल्फा पार्टिकल्स ने, कईयों ने कम एंगल से, कईयों ने ज्यादा एंगल से। तो उसने फिर इसके बेस पे ये कहा था कि इसके सेंटर में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इसको रिपेल करेगा। तो ये डिफ्लेक्शन, इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो इसके बेस पे उसने कहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन है। तो उसने प्रोटॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल इसके बेस पे कहा था कि ये है न्यूक्लियस के अंदर। ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। की 3 शेल्स ड्रॉ करके बोहर मॉडल
जो है उसकी पिक्चर बनाओ। तो सबसे पहले देखो बोहर्स ने क्या बोला था कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसा एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर जो है वो शेल्स है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और बाहर बाहर इसके शेल्स है। हमने कितने शेल्स शो करनी है, 3 शेल्स, ठीक है। तो हमने 3 शेल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। पहले शेल को उसने के का नाम दिया, दूसरे को उसने एल का नाम दिया और थर्ड शेल को उसने एम का नाम दिया। तो what do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? कि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने उसमें गोल्ड फॉइल यूज की थी, तो अगर गोल्ड की बजाय कोई और मेटल की फॉइल यूज की जाए तो फिर जो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो देखो जो गोल्ड है ये हाईली मैलिएबल जो है वो मेटल है, इसकी पतली से पतली फॉइल जो है वो तैयार की जा सकती है और उसने इसलिए यूज की थी ताकि इसमें से अल्फा पार्टिकल्स आसानी से निकल जाएं, ठीक है। और अगर हम इसकी जगह कोई और मेटल यूज करेंगे तो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन है वो मुश्किल होगी। तो इसमें आंसर क्या आना है, गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। मैलिएबल क्या होता है, शीट्स में कन्वर्ट होना मेटल का, तो या फॉइल में कन्वर्ट होना। एंड ए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड कैन बी इजिली मेड, कि ये गोल्ड हाईली मैलिएबल है, इसको बहुत ज्यादा ब्रीक शीट्स में फॉइल्स में चेंज किया जा सकता है और इससे if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold, कि अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसी और मेटल की फॉइल से किया जाता तो फिर क्या होना था, द अल्फा पार्टिकल्स मे नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट थ्रू फॉइल्स ऑफ दोज मेटल्स, कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसमें से अल्फा पार्टिकल्स का निकलना मुश्किल था, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल यूज की। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, की एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स फिर कौन सी है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u, कि हीलियम के एटम का जो एटॉमिक मास है वो 4u है एंड 2 प्रोटॉन्स, और उसके अंदर जो प्रोटॉन्स है वो 2 है नंबर में। इन इट्स न्यूक्लियस हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, तो उसमें बताओ कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं। हीलियम का जो साइन है वो He होता है, ठीक है, और उसने क्या कहा है 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन्स का नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 2 होगा। और क्या उसने गिवन है कि हीलियम का एटॉमिक मास भी गिवन है, तो एटॉमिक मास उसने कितना दिया है, इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि हम फिर कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को कहां लिखते हैं, इधर 2, और एटॉमिक मास को कहां पे लिखते हैं, ऊपर। और उसने अब क्या कहा है कि न्यूट्रॉन्स का नंबर बताओ। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकलता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो फिर यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये आ जाएगा 4 - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 न्यूट्रॉन। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कार्बन में एंड सोडियम में। तो देखो जो सबसे पहले कार्बन, कार्बन का साइन जो है वो C होता है, ठीक है। तो इसका फिर एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर इसका 6, ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट में 2, K में 2 आ जाएंगे एंड L में 4 आ जाएंगे, 2 एंड 4 6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। K में इसमें 2 आएंगे, L में इसके 4 आएंगे। और दूसरा उसने एलिमेंट कहा है सोडियम का, सोडियम का साइन Na होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फर्स्ट में K में कितने आएंगे, 2, ठीक है, L में 8
एंड M में 1, 2 and 8 10, 10 and 1 11. If K and L shells of an atom are full, कि पहले दो शेल हैं वो कंप्लीट है, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, गिवन क्या है कि K जो है वो भी फिल्ड है, एट दी मैक्सिमम K में कितने आ सकते हैं 2, L में कितने आ सकते हैं अगर फुल हो तो 8 आ सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए 10, तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। और उसने क्या पूछा है कि व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एटम, की टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और ये एलिमेंट कौन सा होगा नियोन, नियोन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ वुड यू फाइंड दी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम, वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो क्लोरीन की, क्लोरीन का साइन क्या होता है Cl, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 17, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी 2, सेकंड में 8 एंड 7, ठीक है 17 हो गए। तो इसमें देखो यहाँ पे थर्ड में एट द मैक्सिमम 8 होने चाहिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन देने मुश्किल है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तब इसका ये जो शेल कंप्लीट होना है, तो जो लेता है उसकी वैलेंसी माइनस होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये 1, तो इसका मतलब फिर इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट जो है सल्फर, सल्फर का साइन क्या होता है S, एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, फिर 8 10 एंड 6, ठीक है, लास्ट शेल में इसके 6 है, थर्ड शेल में 8 जो है वो होनी चाहिए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से, या ये 6 दे दे, 6 देने मुश्किल है 2 लेने आसान है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट एटम से ले लेगा, ठीक है। तो जो लेता है उसकी जो वैलेंसी है वो माइनस में आती है, तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। नेक्स्ट जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या आएगा, मैग्नीशियम का साइन क्या होता है Mg, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8 एंड 2, ठीक है, और इसमें 2 यहाँ पे 8 होने चाहिए, इसको 6 लेने की जरूरत है, 6 लेने मुश्किल है 2 देने आसान है, इसलिए ये 2 किसी को दे देगा, और जो दे देता है उसके ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी होती है, तो इसकी फिर वैलेंसी क्या आ जाएगी +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं आउटर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने दिए हुए हैं 8, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, देखो जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर भी वो कितना होगा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज दी चार्ज ऑन द एटम, कि इसमें चार्ज कितना होगा, देखो इसमें क्या है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का नंबर इक्वल है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल है, तो ये एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, तो एटम के ऊपर ओवरऑल कोई जो है चार्ज नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी 8 है और वो भी 8 है, ठीक है, और इसमें एक न्यूट्रॉन्स भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, तो सो एटम हैज नो चार्ज, इसलिए उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम, कि ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है और सल्फर एटम का क्या मास नंबर है। तो देखो ऑक्सीजन का जो साइन है वो O होता है,
ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है एंड मास नंबर इसका 16 होता है। एंड जो सल्फर है इसका साइन S होता है और नीचे इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 16 होता है एंड मास नंबर इसका 32 होता है। और जो नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है। तो हमने क्या लिखना है, मास नंबर। तो फिर मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, इज इक्वल टू 16 आएगा। ठीक है, एंड मास नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का मास नंबर कितना आएगा, 32। फॉर द सिंबल HDT टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। जो HDT है, जो हाइड्रोजन के लिए, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के लिए H लिखा हुआ है, D फॉर ड्यूटेरियम एंड T फॉर ट्रिटियम। तो इसमें जो है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में लिखना है कि उसमें कितने जो है वो प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले देखो प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम H11। तो अब हमने इसमें से जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो वो 1 है। तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने आ जाएंगे, वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो वो भी 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए क्या है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, तो 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होता है, H12। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने आएंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर 1। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर 1। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 2 माइनस 1, तो 1 आ जाए। एंड ट्रिटियम में देखो, ट्रिटियम में H13। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने आने, एटॉमिक नंबर के बराबर 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आने हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर 1। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आने हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो ये आ जाएंगे 2। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो। एंड आइसोबार्स जो हैं उसमें क्या होता है कि जिसमें मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो इसमें हम आइसोटॉप्स में एग्जांपल्स ले लेंगे कार्बन की। ठीक है, कार्बन के 2 आइसोटॉप है, C612 एंड C614। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपने। तो इसकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले में 2 एंड दूसरे में 4। ठीक है, आइसोबार्स में हम एग्जांपल्स ले लेंगे आर्गन की एंड कैल्शियम की। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मास नंबर 40, इसमें 20 होता है, कैल्शियम में ऊपर 40 होता है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे लिखते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन दोनों में एटॉमिक नंबर जो है वो अलग हैं। तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, 2 एंड 8 10, 10 एंड 8 18। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम कितनी आ जाएगी, 20 है ना, ये 2 8 8 एंड 2। इसमें देखो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर में एक 19 नंबर क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो इसमें देखो क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें एक टेबल है जिसमें क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट में जो है नंबर ऑफ एटॉमिक स्पीशी की, उस वो कौन सा एलिमेंट है। तो हमने ये कुछ जो स्पेसेस है, ये ब्लैंक है, ये फिल करने हैं। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो आपको ये पता है कि जो एटॉमिक नंबर है ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स
और किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और क्या आपने पढ़ा है कि जो मास नंबर है ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एंड अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो उसके लिए क्या है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। इसके बेस पे हमने अब ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ये फिल करनी है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 9 एंड यहाँ पे क्या है? मास नंबर हमने फिल करना है। मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो 10 प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा 19। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 16 एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 16 आ जाएगा और यहां पर भी 16 आ जाएगा। एंड अब हमने इसमें से क्या करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालती हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। तो 32 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 16। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मास नंबर है 24 दिया हुआ है। तो मास नंबर और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर। इसका मतलब कि यहाँ पे फिर एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है। एंड और एटॉमिक नंबर 12 है, प्रोटॉन्स भी 12 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब हमने निकालने हैं। न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। तो 24 में से 12 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मास नंबर दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 1 फिल कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स भी फिर कितने होंगे? 1। एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन्स भी 1 होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे। न्यूट्रॉन्स हमने निकालने हैं। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। और इसमें लास्ट में देखो यहाँ पे मास नंबर है और इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। और यहाँ पे प्रोटॉन्स 1 है, मास नंबर भी जो है इसका 1 है। इसका मतलब ये प्रोटियम की बात कर रहा है। प्रोटियम में क्या होता है आपको पता है ना? प्रोटियम में 1 1। ठीक है। तो और यहाँ पे पर इसने इलेक्ट्रॉन 0 लिखा है। 0 मीन्स कि इसने इसके बार तो पहले ही एक ही इलेक्ट्रॉन होना था, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है ना इसका। तो बच्चे इसमें तो 1 नहीं होना था और 1 भी यहाँ पे इसने 0 लिखा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसने किसी एटम को किसी और को दे दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अब हमने इसके बेस पे यहाँ पे नेम भी लिखने हैं एटम्स के या एलिमेंट्स के। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या नंबर है? यहाँ पे मास नंबर 2 है एंड एटॉमिक नंबर 1 है। देखो जिसका एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 2 होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ड्यूटेरियम। ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 है एंड मास नंबर 24 है। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का। यहां मैग्नीशियम लिख देंगे। ठीक है। और जो है एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 16 एंड मास नंबर 32 वो क्या होता है? सल्फर। यहाँ पे सल्फर फिल कर देंगे। और जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 एंड एटॉमिक जो मास नंबर है वो 19 हो तो वो क्या होती है? फ्लोरीन। तो यहाँ फ्लोरीन फिल कर देंगे। तो ये है आज की हमारी वीडियो।